ठीक है, पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है अपने प्रॉब्लम को, तो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। सही है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी। उसके अलावा हमारे पास कुछ दो कंपोनेंट नहीं है, तीन कंपोनेंट है, तो ये काफ़ी सिंपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है रिएक्शन किसके अंदर कैरी आउट हो रहा है, सी एस टी आर के अंदर। सी एस टी आर का मतलब ये है कि आपके पास थ्रू आउट द रिएक्टर कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, थर्ड ये आपके पास कि जो आपका रिएक्टर है वो नॉन आइसोथर्मल है, यानी एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी इनपुट भी हो रही है और एनर्जी आउट भी, मतलब कोई एनर्जी जनरेट भी हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी चेंज आ रहा है। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो ए हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है बी में वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी ऑब्वियसली बात है वो कोई हीट जनरेट कर रहा होगा। जब ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब सबसे पहले आपने इसको रफ स्केच ड्रॉ किया। ठीक है, सी एस टी आर है, आपने रिएक्टर ड्रॉ किया, स्टिरर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, जनरली आपके पास ए एंटर हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ए एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंपॉर्टेंस रखता है कि किस टेम्परेचर पे ए एंटर हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना होता, ना इंडोथर्मिक रिएक्शन होता हमारे पास, या हमारे पास जो रिएक्टर है वो आइसोथर्मल होता, तो टेम्परेचर आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। लेकिन सिंस आपके पास ऑलरेडी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आपने जो अपनी ए की आपने कंडीशंस डिफाइन की, जो आपकी फीड थी, तो फीड का कोई फ्लो रेट होगा और फीड की कोई इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एफ, और इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी ए एफ। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, यहाँ पे एफ डिनोट नहीं हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा और डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, सी एफ। अब हमारे पास उसका कोई टेम्परेचर भी होगा इनलेट ए का। ठीक है, वो टेम्परेचर हमने उसको डिनोट कर दिया टी एफ से। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फीड। इसी तरीके से रिएक्टर के अंदर हमारे पास क्योंकि सी एस टी आर है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी एट एन इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द रिएक्शन हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी, किसी एक पॉइंट पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म होगी। तो हम उस पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है रिएक्टर का, या हमारे पास फीड का V, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, रिएक्शन क्या कैरी आउट हो रहा है हमारे पास, A कन्वर्ट हो रहा है इनटू B। अब जो ये कंसंट्रेशन है ये हमारे पास आउटपुट पे मिलेगी हमें, तो हमने नोट कर दिया आउटपुट की जो फीड है, हमारे पास आउटपुट का जो स्ट्रीम है उसको हमने प्रेजेंट कर दिया एफ सी ए, और हमारे पास आउटपुट का टेम्परेचर हमने उसको डिनोट कर दिया टी से। ठीक है, ये सी ए है, ये सी ए एफ है। अब हमारे पास क्योंकि नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, यानी एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ये रिएक्शन जब कैरी आउट हो रहा है तो इट इज़ लिबरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट। तो उस हीट को हमें जो है रिमूव करने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस सम कूलेंट। अब वो कूलेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड भी हो सकता है जो यहाँ से फ्लो करे, जैसे कोल्ड वाटर हो गया, या वो हमारे पास एज भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हमने जो है एक कॉइल लगा दिया जिसका टेम्परेचर बहुत रिड्यूस्ड है, और वो कॉइल जो है रेगुलेट कर रहा है हमारे पास रिएक्टर को। ठीक है, तो लेट्स से हमने यहाँ पे कॉइल के थ्रू हम कूलिंग कर रहे हैं, हम हीट रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे कॉइल का जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास हो गया टी सी एफ। ठीक है, टी डी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सही है, ये कहीं भी यूज़ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये सब कुछ हो गया, ये हमारे पास प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दी है, अब हमने मॉडल फॉर्मुलेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी कि लाजमी नहीं है कि आपके पास एक प्रॉब्लम डेफिनेशन हो तो उसका एक ही मॉडल हो। मॉडल पर्सन टू पर्सन, व्यू टू व्यू, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, परसीवर टू परसीवर वेरी करता है। लाजमी नहीं है कि अगर रोल नंबर 12 एक मॉडल बना रहा है तो रोल नंबर 13 का मॉडल भी एग्जैक्टली सेम होगा एज रोल नंबर 12। रोल नंबर 12 ने जो इस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से परसीव किया होगा तो वो उसको अपने हिसाब से केटर करेगा, वो अपने हिसाब से उस मॉडल को फॉर्मुलेट करेगा। उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट पैरामीटर्स की होगी, डिफरेंट चीज़ों की होगी। जबकि रोल नंबर 13 है, उसका अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो अपने हिसाब से मॉडल को फॉर्मुलेट करेगा। तो इस जो हम एग्जाम्पल की बात करें,
और जो हम मॉडल नीचे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ इसका एक सोल्यूशन नहीं है, सही है। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द मॉडल्स एज वेल। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने मॉडल को फॉर्मुलेट करें। इसीलिए हम जो है मॉडल वैलिडेशन भी करते हैं। वैलिडेशन क्यों जरूरी? अगर आप मॉडल फॉर्मुलेट के अंदर ही आप इतने एक्यूरेट हो तो वैलिडेशन की ज़रूरत क्या है? वैलिडेशन का पर्पस ही यही होता है कि आप जो मॉडल आपने फॉर्मुलेट किया है वो आपकी प्रॉब्लम को कितने हद तक डिफाइन कर रहा है, कितने हद तक उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और कितना एक्यूरेट है, और कितना आपका जो मॉडल है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, या जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसके नियर है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल फॉर्मुलेशन कैन डिफर, सही है। लाजमी नहीं है कि एक ही तरह की मॉडल फॉर्मुलेशन हो हर प्रॉब्लम की। ठीक है, अब हमारे पास हमने बात की थी कि हम जो है 3 चीज़ों पे फोकस रखते हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग मॉडल फॉर्मुलेशन में। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंस ये प्योरली हमारे पास रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, तो इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इतना कोई कंसर्न है नहीं। कोई हमारे पास फोर्स का ऐसे कोई जिक्र नहीं हो रहा है कि हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंसीडर करें। तो जो 2 एस्पेक्ट्स हैं मॉडल के, हम उनको कंसीडर करेंगे। पहला एस्पेक्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड एस्पेक्ट होगा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल मास बैलेंस क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ एक्यूमुलेशन हमारे पास बराबर होता है रेट ऑफ मास इनपुट माइनस रेट ऑफ मास आउटपुट। ठीक है, हमारे पास हम एक्यूमुलेशन की बात करें तो हमारे पास होता है एक्यूमुलेशन dv रॉ अपॉन dt। इनपुट की बात करें हम तो इनपुट हमारे पास है fi यानी इनिशियल फीड इनटू रॉ, और आउटपुट की बात करें हमारे पास तो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रीम का फ्लो रेट इनटू रॉ। सिंपल आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दोगे, आपके पास dv रॉ अपॉन dt fi रॉ माइनस f रॉ। ठीक है, इसमें से आप रॉ कॉमन ले लोगे यहाँ पे क्योंकि रॉ कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे इसका तो इवेंचुअली रॉ आपके पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है वो तो फिर कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव तो होगा नहीं उसका, डेरिवेटिव वुड बी जीरो। तो dv अपॉन dt रॉ होगा, फिर होगा रॉ dv अपॉन dt। सही है, तो एक टर्म जीरो हो जाएगी और आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। डेरिवेटिव लेना आता है आप लोगों को, या इसमें कंफ्यूज हो जाओगे इस स्टेप के अंदर? डू यू नो हाउ टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2 टर्म्स? बहरहाल चलो सही, इसी तरीके से आप यहाँ से रॉ कॉमन ले लोगे, आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे रॉस, तो आपके पास dv अपॉन dt इक्वल्स टू इनिशियल फीड माइनस फाइनल स्ट्रीम। ठीक है, ये आपके पास हो गया ओवरऑल मास बैलेंस। अब देखो ये जो आपने यूज़ किया है, आपने ये ड्राइव किया है, डू यू थिंक कि आप इसकी बेसिस पे अपना जो रिएक्टर है वो डिज़ाइन कर सकते हो, इसकी बेसिस पे अपना मॉडल फॉर्मुलेट कर सकते हो? ये काफ़ी सारी चीज़ों को केटर नहीं कर रहा है। ये आपके पास देखो इनपुट की स्ट्रीम का फ्लो रेट, फाइनल की स्ट्रीम का फ्लो रेट हमारे पास ये बहुत ही जो है ना अनरियलिस्टिक डाटा होता है। ये विद द टाइम आपके पास, क्योंकि आप अब रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री के अंदर फ्लो रेट डिफर करते हैं। एक फिक्स फ्लो रेट नहीं रह सकता है। पंप की कैपेसिटी कभी कभार विद द टाइम जो है हमारे पास चेंज होती रहती है। पंप की जो जिस पंप से आप फ्लो करवाओगे, या देयर माइट बी एनी अदर प्रॉब्लम के हमारे पास चोकिंग हो रही है पाइप के अंदर, या पाइप के अंदर हमारे पास क्रोजन हो गई जिसकी वजह से जो है हमारे पास फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो आप इस बेसिस पे अपनी इक्वेशन को मॉडल नहीं कर सकते हो। इस बेसिस पे आप करोगे तो काफ़ी हद तक आपके पास इनएक्यूरेसी आएगी, एरर आपके पास मैक्सिमम होगा। हमें जो मॉडल करना है, हमें तो नियर टू रियल लाइफ सिनेरियो हमने मॉडल फॉर्मुलेट करना है ना। जब एक चीज़ है जो हमें पता है रियल लाइफ सिनेरियो की तरफ हमें नहीं गाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर हम ओवरऑल मास बैलेंस को यहाँ पे देखें तो देयर आर मल्टीपल यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो अनसर्टेन है थ्रू आउट द प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस के अंदर तो दे आर फाइन, स्टैटिक प्रोसेस के अंदर तो दे आर कांस्टेंट,
क्योंकि हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं या हम स्टैटिक उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन डायनामिक के अंदर जब आपके पास विद द टाइम, विद एवरी सेकंड या विद एवरी नैनो सेकंड आपके पास जब पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स कितने अनसर्टेन हैं। तो इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए और हमारे पास जो हमने क्या किया, इस ओवरऑल मास बैलेंस को हमने इतना कंसीडर नहीं किया। जो कल मैं आपको बात बता रही थी वो यही बात थी कि हमने ओवरऑल मास बैलेंस इसीलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमारे पास, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास एरर मिनिमम हद तक मिनिमाइज हो जाए और हम मैक्सिमम जो है हमारे पास प्रॉब्लम को हम रियल लाइफ सिचुएशन से डील कर सकें। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो ताकि हम आगे बढ़े। वेल आई एम मैम क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम बात करेंगे इसको फर्दर मॉडिफाई करने की, क्योंकि हमारे पास जो मास बैलेंस आया है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारे पास इतनी यूजफुल नहीं है। अब हम कैसे अपनी यूजफुल इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे अब मास बैलेंस ओवरऑल पे, तो हमारे पास सेटिस्फाइड कंडीशन आ रही है, तो हम कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे पास एक कंपोनेंट है कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट है कंपोनेंट बी। प्रोडक्ट की हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट करने से ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे पास ये होता है कि हम रिएक्टेंट को सेट कर सकें, क्योंकि रिएक्टेंट हम खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम उनको, उनके पैरामीटर्स को फिक्स कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को सिर्फ डिज़ाइनिंग की हद तक फिक्स कर सकते हैं। लेकिन रिएक्टर के अंदर लास्ट, अगर लेट्स से मैंने कहा कि जो हमारे पास बी की जो कंसंट्रेशन है वो 1.2 मोल पर डीएम क्यूब आए, ये मैंने डिज़ाइनिंग के हद तक थी, मैंने कंसीडर किया, मैंने उसकी बेसिस पे डिज़ाइनिंग भी कर दी, उसकी बेसिस पे सारी कैलकुलेशन भी कर दी। लेकिन जब हम रियल लाइफ में हम अपने रिएक्टर को इस तरीके से फंक्शन करवा रहे हैं, हमारा रिएक्टर प्रोसेस कर रहा है, रिएक्ट कन्वर्जन कर रहा है, तो लाजमी नहीं मुझे हर इंस्टेंट पे 1.2 डीएम क्यूब पर मोल पर डीएम क्यूब ही अचीव हो। देयर माइट बी अ चांस कि मुझे 1.21 मोल पर डीएम क्यूब अचीव हो जाए या 1.3 डीएम मोल पर डीएम क्यूब अचीव हो जाए। तो प्रोडक्ट को कंट्रोल करना मुश्किल है। It's easier to control the parameters of reactant. तो हम जो ओवरऑल मास बैलेंस है, जब हम कंपोनेंट के मास बैलेंस पे आएंगे तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम डिजाइनिंग में, मॉडल फॉर्मुलेशन में अपने रिएक्टेंट्स को या अपने फीड को कंट्रोल में रखें अपने। तो उसके लिए क्या किया हमने, अपने कंपोनेंट ए की बेसिस पे मास बैलेंस किया। अब कंपोनेंट ए की बेसिस पे जब हम मास बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ ए हमारे पास बराबर होगा रेट ऑफ इनपुट ऑफ ए माइनस रेट ऑफ आउटपुट ऑफ बी, सॉरी ए। अब हमारे पास सिर्फ हमारे पास ए इनलेट और ए आउट, हमारे पास ए इनपुट तो नहीं कर रहे हम और ए हमारे पास एग्जिट तो नहीं कर रहा है, ए हमारे पास कंज्यूम भी हो रहा है या सही है। तो जब ए कंज्यूम भी हो रहा है तो हमारी इक्वेशन में हमारे कंपोनेंट मास बैलेंस के अंदर भी वो इंक्लूड होगा फैक्टर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बी बात करते तो हम बात करते रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ आउटपुट ऑफ बी माइनस रेट ऑफ आउट वो इनपुट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बी। हम उसमें जनरेशन की बात करते हैं कि बी कितना जनरेट हो रहा है, उसकी क्या हमारे पास रेट है जनरेशन का। अब हम ए की बात करें तो हम ए में हम विद रिस्पेक्ट टू कंजप्शन बात करेंगे कि ए कितना कंज्यूम हो रहा है, और जितना कंज्यूम हो रहा है उतना का उतना हमारे पास ए जो है यूटिलाइज हो रहा है, और उतना का उतना हमारे पास क्या कहते हैं ए आउटपुट में मिल रहा है। ये क्या सब बराबर है, या देयर इज अ चांस कि यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है और ए इतना कंज्यूम नहीं हो रहा, और देयर माइट बी सम साइड रिएक्शंस एज वेल। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास आ गए कंपोनेंट ए की मास बैलेंस इक्वेशन। अब हमने इसको देखा रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ कंपोनेंट ए, सही है, डी वी सी ए अपॉन डी टी, सही है। अब हमने रॉ की जगह पे कंसंट्रेशन इंट्रोड्यूस करवा दी, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, सही है। वॉल्यूम हमारे पास क्योंकि सी एस टी आ रहा है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो हमें एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो कांस्टेंट नहीं है या जो फ्लक्चुएट कर रहा है विद द टाइम। तो हमारे पास हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया डी वी सी ए अपॉन डी टी, ठीक है, या डी एन ए अपॉन डी टी भी कर सकते हो आप, लेकिन आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन इट्स मोर ईजियर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मॉडल अ
ठीक है, रियल लाइफ वो। तो हम कंसंट्रेशन की बेसिस पे इसको जो है मॉडल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपने अक्यूमुलेशन की इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, dv ca अपॉन dt। इसी तरीके से इनपुट हमारे पास जो a है उसका क्या है, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, f ca f, ठीक है, यानी फ्लोस रेट ऑफ फीड, और उसके अंदर हमारे पास a की क्या कंसंट्रेशन थी वो। इसी तरीके से आउटपुट हमारे पास ए का क्या होगा कि फ्लो रेट ऑफ द स्ट्रीम, और हमारे पास फाइनल में ए की कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक है, इसी तरीके से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास ये रेट कांस्टेंट आ गया, रिएक्टर का वॉल्यूम आ गया, और कंसंट्रेशन ए की। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी इस इक्वेशन के अंदर हमने अपनी सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। सही है, इट्स वेरी इजी, यू कैन सी सारी वही एग्जैक्ट वैल्यूज है, हमने उसको एज इट इज पुट कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास CSTR है और रिएक्टर का वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिएक्टर के अंदर जो फीड का फ्लो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन रिएक्टर का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, जिस वॉल्यूम पे आप डिजाइन करोगे अपना रिएक्टर। तो जब रिएक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सही है, तो आपके पास F है वो चेंज हो जाएगा रेजिडेंस टाइम ऑफ द रिएक्टर से 1/θ से। सही है, तो यू विल सॉल्व इट, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस इक्वेशन जो होगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है ये बराबर हो जाएगी dCA अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस K प्लस 1/θ CA। ठीक है, प्लस 1/θ CAF। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली गेट इट। कोई हार्डली दो आपके जो स्टेप्स होंगे जिसके बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एफ को ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू v/θ। इसी तरीके से यहाँ से v आप जो है डेरिवेट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे और इसको डेरिवेट करोगे। जब इसको डेरिवेट करोगे v को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए, तो यू कैन इजीली गेट इट। ठीक है, फिर v कॉमन ले लोगे और v को कैंसिल आउट कर दोगे, बहुत आसानी से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना बहुत इजी है, और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब हर इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो जब आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो इट इज मोर नियर टू रियल लाइफ या रियल टाइम डाटा। ठीक है, आप जितनी भी बार आप इसको कैसे, जब आपने मॉडल फॉर्मुलेट कर दिया तब आपको इसको वैलिडेट भी करना होगा। ये तो आपने मॉडल की इक्वेशन बना ली कि हमारा रिएक्टर है, इसकी ये हमारे पास डिज़ाइन इक्वेशन ये हो गई है। अब जब डिज़ाइन इक्वेशन आपने बना ली है तो उसको आप कैसे अज्यूम करोगे कि बिल्कुल एक्यूरेट आपने डिज़ाइन की इक्वेशन। ये तो आपका ओपिनियन है ना कि आपने बहुत एक्यूरेट डिज़ाइन किया है, लेकिन व्हेन वी हैव मोर ऑप्शंस, मैंने कहा था ना कि एक से ज़्यादा मॉडल्स होते हैं, लाजमी ये कि जैसे मैथ है, प्रॉब्लम जो है एक तरीके से नहीं बहुत सारी तरीकों से सॉल्व हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये भी वही है, ये मैथ्स है। ठीक है, आप मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव कर रहे हो तो आप एक से ज़्यादा तरीकों से जो है इसको ड्राइव कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा चीज़ों को जो है अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस दे सकते हो, अपने हिसाब से जो है उसको क्या कहते हैं रीशफल कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास जब बहुत सारे मॉडल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमें कैसे पता कि जो हमने ये मॉडल फॉर्मुलेट किया है ये एक्यूरेट है। तो हम क्या करते हैं, वैलिडेशन पे आते हैं। अब वैलिडेशन कैसे करेंगे, अब या तो मैं इसके अंदर इटरेशन करूंगी और इटरेशन के बाद मैं देखूंगी अपनी थ्योरी में पिछले जो लिटरेचर रिव्यू है उसके हिसाब से मैं देखूंगी कि क्या मेरे ये नियर टू लिटरेचर में ये डाटा है या नहीं है, या मैं रिग्रेशन एनालिसिस करूंगी, या मैं इटरेशन करूंगी कि एट वन पॉइंट हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, एट सेकंड पॉइंट ये वैल्यूज आ रही हैं, या मैं एक फिजिकल मॉडल बनाऊंगी रिएक्टर का इस रिएक्शन कंडीशन इस इक्वेशन पर, और उस फिजिकल मॉडल के अंदर मैं जो हूँ इस इक्वेशन को जो है वैलिडेट करने की कोशिश करूं कि ये उस फिजिकल मॉडल के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो रही है और हमें सही डाटा, एक्यूरेट डाटा या एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो दे आर मल्टीपल मेथड्स टू वैलिडेट अ मॉडल। हमने मॉडल फॉर्मुलेशन के बाद हमारी वो इक्वेशन फाइनल नहीं हो गया, मॉडल वो फाइनल नहीं हो गया, वी हैव टू वैलिडेट इट इन ऑर्डर टू पुट अ
फुल स्टॉप, कि हाँ हमारा यहाँ पे मॉडल कंप्लीट हो गया, दिस इज मोर नियर टू द रियल टाइम सिचुएशन। ठीक है, अब की बात हो गई हमारे पास मास बैलेंस की, अब हम बात करेंगे एनर्जी बैलेंस की। ठीक है, एनर्जी बैलेंस भी सेम यही है, हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है वो है रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन, कितनी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है विद इन द रिएक्टर, कितनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे थे, कितनी एनर्जी आउटपुट में प्रोड्यूस हो रही थी, या कितनी एनर्जी आउटपुट के पास थी, फिर कितनी एनर्जी हम रिमूव कर रहे थे, क्योंकि सिंस ये नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर था और एक्सोथर्मिक भी था, तो हमारे पास हमने कॉइल यूज किया था कूल, ताकि वो कूल डाउन करे रिएक्टर को। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉइल जब हमने इंट्रोड्यूस किया है कूल डाउन के लिए, तो वो एनर्जी रिमूव करेगा रिएक्टर में से, तभी तो कूल डाउन हो गया हमारे पास रिएक्टर। तो एनर्जी जितनी रिमूव हो रही है उसका क्या रेट है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या रेट है। ये हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी एक्यूमुलेशन की इक्वेशन, ओवरऑल एनर्जी बैलेंस हो गया। अब रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन की बात करते हैं हम, तो हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करेंगे। सही है, यहाँ पे मैंने टी स्टेरिक यूज़ किया है। टी स्टेरिक यूज़ करने की वजह यह है कि ये हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर होता है, कल मैं ये बता चुकी हूँ। ये वो टेम्परेचर होता है जिसकी बेसिस पे हम अपनी जो कांस्टेंट है उनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे लेट्स से मैंने गैस कांस्टेंट कैलकुलेट किया, तो जो टेम्परेचर में अब गैस कांस्टेंट है, मैंने क्या कहते हैं, एक टेम्परेचर एक जगह पे मेरा 100 डिग्री 5 सेंटीग्रेड है, दूसरी जगह पे मेरा जो है टेम्परेचर 265 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करूं, तो हमारे पास एक होता है रेफरेंस टेम्परेचर, जो ये होता है कि आप जिस पॉइंट पे आप अपने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करें और उस टेम्परेचर को आप अपनी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि आपके इक्वेशन के अंदर भी उसका फैक्टर आ जाए। अगर जैसे लेट्स से मैंने एक रेफरेंस टेम्परेचर पे अपने सारे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन मैंने इस इक्वेशन के अंदर उस रेफरेंस टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है जो गैस कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो करस्पॉन्ड तो नहीं करेगा ना इस सिचुएशन को, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिफरेंट था और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यूज डिफरेंट थी। तो हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस टेम्परेचर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है मोर एक्यूरेट हो जाए। आपने अपने तमाम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एक टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को अपनी तमाम इक्वेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि आपके पास नियर टू एक्यूरेट वैल्यूज आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी एक्यूमुलेशन रिएक्टर की बात करते हैं। ये हमारे पास करस्पॉन्ड करेगा टी पर। अब हमारे पास रॉ वी सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच डी एच अपॉन डी टी होता है ना, तो ये हमारे पास डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, रॉ वी सी पी डेल्टा टी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया जी टी, ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी एक्यूमुलेशन डी एच अपॉन डी टी। सो ये सिंपली इन द सिंपल फॉर्म ये डी एच अपॉन डी टी है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी इनपुट कितनी हो रही है रिएक्टर के अंदर, सही है, रॉ सी पी डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारे पास v की जगह पे हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे फ्लो स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम स्ट्रीम के बारे में बात करें कि कितनी स्ट्रीम में हमारे पास एनर्जी है। अब हमारे पास हीट ट्रांसफर, जो कॉइल की हमारे पास कॉइल कितनी एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर कर रही है, या हमारे पास कितनी एनर्जी रिमूव कर रही है, उसको हमने डिनोट कर दिया QC से। ये हमारे पास एनर्जी है जो कॉइल की वजह से हमारे पास है। अब हमारे पास एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से कितनी जनरेट हो रही है। अब सिंस हमारे पास रिएक्शन की बात हो गई है, तो यहाँ पे K इंट्रोड्यूस होगा, रिएक्शन काइनेटिक वो हमारे पास कांस्टेंट। तो हमारे पास हो गया माइनस डेल्टा एच, ये हमारे पास एनर्जी कितनी हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, KVCA। तो ये हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स के पैरामीटर्स आ गए कि हमारे पास ये रिएक्शन कांस्टेंट है, ये हमारे पास वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन ऑफ A है। इन सब की वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास आ गई हीट जनरेशन बाय केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास हम सब इस सब को जो है हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगी एक्यूमुलेशन, इनपुट हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट में लिखना भूल गई, आउटपुट आप लिख लीजिएगा T माइनस टी है। ठीक है, टी स्टेरिक, इसी तरीके से होगा आउटपुट भी, और TF माइनस T माइनस टी स्टेरिक होगा। अच्छा, एनर्जी रिमूव बाय कॉइल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस QC, क्योंकि रिमूव की बात हो रही है, हम ऐड नहीं करें, हम रिमूव करें, तो हम कोई चीज़ रिमूव करते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। प्लस एनर्जी एडेड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो हमारे पास पॉजिटिव, कि हम कितनी ऐड करें। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। हमने उस इक्वेशन के अंदर सब कुछ पुट किया, हमारा ये एक्यूमुलेशन था, एनर्जी एक्यूमुलेशन, ये हमारे पास था इनपुट, ये हमारे पास था आउटपुट, ये हमारे पास
हीट एडेड बाय रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट, और ये हमारे पास हीट रिमूव बाय कॉइल। अब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन के अंदर रॉ वी सी पी हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि रॉ हमारे पास थ्रू आउट द सिस्टम सेम है, वी हमारे पास थ्रू आउट द सी एस टी आर सेम है, सी पी भी हमारे पास थ्रू आउट द सी एस टी आर सेम है। तो हमारे पास जब ये कांस्टेंट है तो हमने इनकी एज अ कांस्टेंट रिमूव कर दिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा टी प्लस बीटा के सी ए प्लस 1 अपॉन थीटा टी एफ माइनस एक्स। अच्छा, ये बीटा की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हुई हुई है, ये हमारे पास बराबर होती है माइनस डेल्टा एच अपॉन रॉ सी पी वी। यहाँ पे ऑलरेडी शो हुई हुई है बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जब इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डेल्टा एच और नीचे रॉ सी पी आएगा वो हमारे पास हमने उसको बीटा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से माइनस क्यू सी रॉ वी सी पी, ये हमारे पास हमने इसको एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। वजह क्या है एक्स से डिनोट करने की, मैं आगे आपको बता दूंगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फॉर एनर्जी बैलेंस। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, प्लीज लेट मी नो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दो बिफोर हम आगे बढ़ें। एक्सक्यूज मी मिस, जी बोलिए। इसी जो आपने ये साइन लगाया है, हीट, ये जो हीट रिमूव कर रहे हैं, ये साइन आपने फॉर नेगेटिव क्यों लगाया? पॉजिटिव लगाएंगे ना इसके अंदर। ये नेगेटिव क्यों लगाया है? नहीं नहीं, आगे वाला QC वाला। क्यूसी, क्योंकि हीट रिमूव कर देना हम, कॉइल हमारे पास है वो जो हीट, एक तो ये कॉइल की एनर्जी है, उस एनर्जी से क्या हो रहा है हमारे पास हीट रिमूव हो रही है रिएक्टर से, तो नेगेटिव साइन आएगी ना। अगर नहीं, हीट नेगेटिव ऐड, साइन तो हीट, मतलब हीट अगर रिमूव हो रही है तो फिर नेगेटिव साइन तो आएगी ना, लेकिन अगर वो आउटपुट में रिमूव हो रही है ना, इनपुट में तो नहीं हो रही। आउटपुट में जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी ना, अगर आप उसको उस तरफ लेकर जाएं। किस तरफ, इस तरफ लेके जाऊं? जी, इस तरफ क्यों लेके जाऊंगी मैं? मतलब ये ये हमारा जो हीट रिमूव हो रही है हमारी आउटपुट में हो रही है या फिर इनपुट में हो रही है? आउटपुट में हो रही है ना। देखें आउटपुट में हो रही है, लेकिन हम एनर्जी बैलेंस में क्या करते हैं, अक्यूमुलेशन यहाँ पर आती है। ये हमारे पास आ गया इनपुट, ये हमारे पास आ गया आउटपुट, ये हमारे पास आ गया हीट प्रोड्यूस बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारे पास आ गया हीट रिमूव बाय कूलेंट। ये रहा आउटपुट और ये रहा कूलेंट, ये तो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन है, तो ये उस तरफ क्यों? मैं मैं ये अगर बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये जो आपने लिखा है माइनस क्यू सी, आपने राइट हैंड साइड पे लिखा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे ना। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन इक्वेशन तो इक्वेशन है ना, वो वहां पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं क्यों मतलब ले? वहां जाके, नहीं वहां वो जाके वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ मैं। उसको उस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में। यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। जी। एक ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये क्या कहा है मैंने, रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू, एक्यूमुलेशन बराबर है इनपुट माइनस आउटपुट प्लस एनर्जी एडेड प्लस एनर्जी रिमूव्ड। एक्यूमुलेशन की बात करें ना हम, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट की बात थोड़ी करें कि मैं सारे इनपुट के पैरामीटर्स एक तरफ कर दूं, सारे आउटपुट के पैरामीटर्स के एक तरफ कर दूं। देखो, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास स्टैटिक डाटा होता है, हमारे पास हर पॉइंट पे जो है हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही होती हैं। हम बात करें डायनामिक्स की, कि हमारे पास विद द टाइम हमारे पास चेंज हो रही है चीज़ें। जब विद द टाइम चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्यूमुलेशन जीरो नहीं होगी। जब एक्यूमुलेशन जीरो नहीं होगी तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेशन बात करेंगे कि कितनी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। अब जितनी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है वो लाजमी इक्वल होनी चाहिए, हम कितनी एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और कितनी एनर्जी आउटपुट पे मिल रही है, और कितनी एनर्जी हम जो है कॉइल के थ्रू रिमूव कर रहे हैं और कितनी एनर्जी रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेशन बात करेंगे, एनर्जी बैलेंस में भी और मास बैलेंस में भी। तो अगर मैं ये हमारे पास एनर्जी रिमूव बाय कॉइल है, अगर मैं एक्यूमुलेशन की तरफ ले जाऊं, इट डज नॉट मैटर एक्स जो है राइट साइड पे हो या एक्स लेफ्ट साइड पे हो, इट्स सेम थिंग, ठीक है। लेकिन एक्स की साइन मैटर करती है ना, साइन तो सेम ही रहेगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। अगर साइन के अंदर, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई है तो बताओ मुझे, अगर आप कुछ और कह रहे हो जो मैंने गलत समझा है। तो ये बोल रहा हूँ कि इसके साइन आपने सही लिखी, मुझे बस ये हो रहा है, बस साइन का मसला है। ये माइनस क्यूसी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, माइनस क्यूसी यहाँ पर आना चाहिए था। जी। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, माइनस क्यूसी वहां पे आता है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन माइनस हमारे पास हीट रिमूव बाय द कॉइल,
बराबर होना चाहिए इनपुट माइनस आउटपुट प्लस क्या कहते हैं एनर्जी जनरेटेड बाय रिएक्शन, ये कहना चाह रहे हो आप? मतलब जो आपने पीछे इक्वेशन दिखाई ना उसके अंदर आपने लिखा है माइनस रेट ऑफ एनर्जी रिमूव, माइनस साइन तो आ गया, मतलब माइनस हम रेट ऑफ एनर्जी रिमूव कर रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ एनर्जी रिमूव हो रही है तो उसका साइन भी तो फिर नेगेटिव होगा ना, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने माइनस ये माइनस रेट ऑफ एनर्जी रिमूव, और रेट ऑफ सही एनर्जी रिमूव को भी खुद भी तो वो नेगेटिव होती है ना, हम उसको नेगेटिव से शो करते हैं रिमूव हो रही हो, तो माइनस नहीं माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे मैंने माइनस क्यूसी नहीं शो किया, मैंने यहाँ पे क्यूसी शो किया इसीलिए ही। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यूसी शो करती तो फिर मैं यहाँ पे प्लस लगाती। जी हाँ हाँ ठीक है, सही क्योंकि है। रेट ऑफ एनर्जी रिमूव को नेगेटिव से शो करते हैं, ये बोल रहा था मैं। रेट ऑफ एनर्जी को हम नेगेटिव से नहीं शो करते हैं, रेट ऑफ एनर्जी को हम नेगेटिव से मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन फिर यहाँ पे जो है ना इक्वेशन में पॉजिटिव होता। देखो इक्वेशन जो है सेम ही एनर्जी बैलेंस की, प्लस माइनस के साइन जो है वेरी करते हैं, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम रिमूव करें या ऐड कर रहे हैं या रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। मैंने इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट हेयर यहाँ पे माइनस लगाने के बजाय मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा दिया था। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं और यहाँ पे प्लस लगा दूं, या मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव रहने दूं यहाँ पे माइनस लगा दूं। ठीक है, इट्स अप टू मी एज फार एज की इक्वेशन हमारे पास सही हमने जनरेट की हो। अब जैसे रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट है, मैं यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे माइनस लगा दूं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास पॉइंट है वो डिलीवर हो रहा हो तो इट डज नॉट मैटर। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना, हम एज इट इज वैल्यूज को इंसर्ट कर दें, मैंने ऑलरेडी यहीं पे साइंस एक्यूरेट लगाए हुए थे। देखो यहाँ पे, अच्छा इसकी इस तरह भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा एच इज द हीट ऑफ द रिएक्शन विद कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन इंसर्ट किया हुआ था। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करती इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव साइन। सही, इसी तरीके से मुझे पता था कि एनर्जी रिमूव हो रही है कॉइल के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया। अब मेरी मर्जी है कि मैं वो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाऊं या मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा के अंदर एक और नेगेटिव साइन लगा के उनको आपस में वो कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, एज फार एज की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब मुझे नहीं पता इफ मैंने आपकी प्रॉब्लम को आंसर किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो फिर मुझे दोबारा से बता दो। नहीं बस सही है, छोड़ दें। नहीं किया इसका मतलब, ठीक है, मैं सोचती हूँ कोई बेटर तरीका है, मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ इसके हवाले से। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इस फाइनल इक्वेशन में अब हमारी मर्जी के मॉडल को अपना यहीं पे ही छोड़ दे। सही है, अगर हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल हो। मैम ये लेकिन फाइनल इक्वेशन बन रही कैसे है? ये दोबारा बोलिएगा। मैम ये फाइनल इक्वेशन किस तरह बन रही है? लाइक यहाँ पर बीटा भी इंक्लूड हुआ हुआ है और समथिंग और भी चीजें हैं, तो ये किस तरह हुआ? बता रही हूँ। ठीक है, अब हमारी मर्जी कि हम इसको यहाँ पर छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बीटा तो देखो हमारे पास लिटरेचर से मिल जाता है डाटा। सही, जैसे हमारे पास बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास बराबर है डेल्टा एच अपॉन रॉ सी पी के। ठीक है, तो वो हमें लिटरेचर से इजीली मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए। लेकिन हमारे पास असल प्रॉब्लम आ रही है एच एक्स की। ठीक है, एक्स भी हमारे पास हम ड्राइव कर सकते हैं, खुद से ही निकाल सकते हैं क्यू सी अपॉन रॉ सी पी से, रॉ वी सी पी। सही है, तो ये फाइनल इक्वेशन हो सकती है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट ये कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हो। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए, 4 वेरिएबल्स है तो 4 नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल्स, ये बी कांस्टेंट है। ठीक है, के भी, सॉरी बी पैरामीटर है, के भी हमारे पास पैरामीटर है, सी ए हमारे पास है, ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, थीटा हमारे पास ये भी पैरामीटर है, एक्स हमारे पास ये भी पैरामीटर है, सॉरी ये हमारे पास वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास क्यू सी वेरी करेगा। अब हमारे पास इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, फर्दर मॉडिफाई कैसे करें, हम इस के को हम अगर हम फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई कर दें इंटू के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसके ना ई अपॉन आर टी है हमारे पास, ई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर, ई अपॉन आर टी है हमारे पास। ये हमारे पास इजीली हमारे पास लिटरेचर से मिल जाएगा डाटा।
ठीक है, इसी तरीके से के नॉट है हमारे पास, कोई भी हमारे पास हमेशा जब भी ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर तो उसकी के नॉट वैल्यू सेम रहेगी। के वेरी कर सकती है लेकिन के नॉट वैल्यू तो सेम रहेगी, है ना? इज इट ट्रू? ए जब भी कन्वर्ट होगा बी के अंदर तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, रेट कांस्टेंट है 0 इंस्टेंट पर। बताओ। तो एक बार दोबारा मैम टाइम के पूछना। लिहाज से चेंज हो गया एनर्जी। देखो टाइम, मेरी बात सुनो, हमारे पास ये पैरामीटर था, ये हमारे पास जो है विद द टाइम चेंज होगा के, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, विद द टाइम या विद द रिएक्शन पैरामीटर्स चेंज होगा हमारे पास। तो हमने इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया इनटू इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, हमने कैसे किया, के नॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। इसके ना एक्टिवेशन एनर्जी है, ए की एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी हमेशा, ये चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल होगी ए की एक्टिवेशन एनर्जी? चेंज होगी ना, कांस्टेंट क्यों होगी? ए की एक्टिवेशन एनर्जी, ए की एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा सेम रहेगी ना विद रिस्पेक्ट टू मतलब वो टेम्परेचर। तो उस पे, मतलब उस पे तो वो डिपेंड करती है ना, मतलब आप कौन सी वो टेम्परेचर आपका क्या है, उस पे डिपेंड करती मैं है। मैं ये इस पूरे उसकी बात नहीं कर रही हूँ माइनस ई अपॉन आर टी, मैं सिर्फ ई ए की बात कर रही हूँ। ई ए हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ए की सेम रहेगी, टेम्परेचर के हिसाब से तो चेंज करेगी तभी तो पूरी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन वैसे तो ई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ए की हमेशा सेम रहेगी। ए जिस अगर मैम अगर क्या एक दिया, मतलब अगर बता एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हो तो उसके लिहाज से सेम रहेगी। अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो सेम फिर रहेगी सेम ना, रहेगी। सेम जी। रहेगी ना, सही है। अब मैंने ऊपर एक बात की थी रेफरेंस टेम्परेचर की, ठीक है, मैंने कहा था ये कि टी डैश इज द रेफरेंस टेम्परेचर। सही है, रेफरेंस टेम्परेचर का पर्पस क्या होता है कि हम सारी कांस्टेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं उसकी बेसिस पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर यूज करूँ, रेफरेंस टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी रेफरेंस टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ पे भी रेफरेंस टेम्परेचर इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो सके। रेफरेंस टेम्परेचर का पर्पस क्या था कि सारी जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट वो हैं उनको कांस्टेंट वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाऊं तो ई भी कांस्टेंट है हमारे पास, आर भी कांस्टेंट है, रेफरेंस टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी ये भी कांस्टेंट हो जाएगी या नहीं होगी? जी हो जाएगी। हो जाएगी। लेट्स से मैंने मॉडल है, अपने मॉडल के लिए मैंने रेफरेंस टेम्परेचर सेट कर दिया 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब जितनी भी मैं सारे कांस्टेंट कैलकुलेट करूंगी 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कैलकुलेट करूंगी, तो जब सारे कांस्टेंट हैं वो फिर कांस्टेंट हो जाएंगे एक्चुअली में, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिएक्टर का क्या टेम्परेचर है, फीड का क्या टेम्परेचर है, या हमारे पास आउटपुट का क्या टेम्परेचर है, वो अपनी कैलकुलेशन जो कांस्टेंट की होगी वो होगी रेफरेंस टेम्परेचर पे। तो जब कांस्टेंट्स की कैलकुलेशन होगी रेफरेंस टेम्परेचर पे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ए की भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी हमने एक फिक्स सेट कर दिया है। टेम्परेचर ऑल्दो फ्लक्चुएट हो रहा है रिएक्टर के अंदर, लेकिन हमने कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने फिक्स कर दिया टेम्परेचर, और वो फिक्स हमने अपने हिसाब से कोई भी लेट्स से कर दिया और हमने उसको इक्वेशन के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि अब मैं अपनी मर्जी से फिक्स कर दूं 273 फ़ारेनहाइट और मैं उसको इस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस ना करवाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरी ये इक्वेशन होगी ये रियल लाइफ जो रियल टाइम डाटा है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसको सही से मॉडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे जब रेफरेंस टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने इक्वेशन में भी करवाया ताकि हमारी जो एक मॉडल है वो नियर टू रियल हो और हमारी कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर इंट्रोड्यूस ना करवाऊं तो हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ये फिर विद द टेम्परेचर चेंज करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब जब जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें तो अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई मैंने रेफरेंस टेम्परेचर यूज किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? मतलब मैम जो सिंप्लीफाई करने के लिए आप चीजों को कांस्टेंट करती जाएंगी जो जो हो सकती हैं। कांस्टेंट कर रही हूँ तो मैं उसको इंक्लूड भी कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे उसको कांस्टेंट किया, यहाँ पे उसको फिक्स किया, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाया।
ठीक है, ठीक ठीक है। जी अपनी फिर जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर उस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी। ठीक है ठीक है, अब हमारे पास ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास के नॉट है, ये भी कांस्टेंट है। ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो उसकी के नॉट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ये तो कांस्टेंट ही होता है ना, रेट कांस्टेंट है ना ये तो। समझ आई वाली बात? इनिशियल कंडीशंस वैसे सेम रहेगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो चेंज हो रहा था वो चेंज तो टेम्परेचर की वजह से आ रहा था। जो के की वैल्यू चेंज हो रही थी वो टी की वजह से चेंज हो रही थी। सही है, जब हमने टी को ही फिक्स कर दिया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, कांस्टेंट हो गई। जी ठीक है, अब हमने क्या किया, इस के को रिप्लेस कर दिया इस के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से। ठीक है, जो हमारे पास मास बैलेंस की इक्वेशन थी उसके अंदर भी के की जगह पे हमने के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंट्रोड्यूस करवा दिया। से जो हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन थी उसके अंदर भी के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन फर्दर इफ मैं चाह रही हूँ कि इसको फर्दर मैं जो हूँ सिंप्लीफाई करूँ और ज़्यादा ही जो है अपने लिए आसानी पैदा करूँ कि बस इसमें डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट करूँ और मेरी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, हमारे पास x हमने ऊपर देखा था क्यू सी अपॉन रॉ सी पी वी के बराबर होता है। ठीक है, क्यू सी हमारे पास होता है एच ए के बराबर। सही है, एरिया हो जाता है ये, और ये हमारे पास हीट हो जाती है। ये कितना एरिया हमारे पास ट्रांसफर करता है। और ये पता है ना क्यू सी इक्वल्स टू वो एच ए डेल्टा टी, यही है ना हमारे पास इक्वेशन। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पड़ा है कन्वेक्शन, एच ए डेल्टा टी, याद है? जी ये ठीक है, तो एच ए डेल्टा टी से हमने क्यूसी को रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास बता रहा है कि हीट ट्रांसफर का कितना एरिया है, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। हमारे पास जो टेम्परेचर है रिएक्टर का वो कितना था, और कॉइल का टेम्परेचर क्या है, टीसी। सही है, कॉइल का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो 1/L, लिमिट लगा दोगे आप -L0 TC Z dz। L हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉइल है। सही है, आप लेंथ ऑफ द कॉइल के रेफरेंस से जो है इसको जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे। सही है, इंटीग्रेट करने का मकसद ये है कि आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आ जाए, नियर टू एरर आपके पास रिड्यूस हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली हमने इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं की कि इंटीग्रेट हम इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हमारे पास छोटे से छोटा पॉइंट जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है वो सारी इंकॉर्पोरेट हो जाए। तो आप इससे अपना टीसी मालूम कर सकते हो। इस टीसी के जरिए आप अपना यहाँ से एक्स मालूम कर सकते हो ईजिली। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, ये हमारे पास जो एच है एच ए, सही, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है यू क्यू सी अपॉन 1 माइनस ई अल्फा क्यू सी टी माइनस टी सी एफ। ठीक है, अब इसको रिप्लेस, या तो आप ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लो। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन ये कि आपको एच कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। सही है, एच कैलकुलेट करना कैन बी अ प्रॉब्लम, तो आप क्यू सी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो डाटा। ठीक है, जो भी डाटा अवेलेबल हो, अप टू यू, क्योंकि आप मॉडल को अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हो। आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, एच ए रॉ सी पी वी टी माइनस टी सी, और आप अपनी यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स की जगह पे। ठीक है, या फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो कि आप देखो कि आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है। जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, जो लिटरेचर से आपको वैल्यूज मिल रही हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज मिली हैं, उस वैल्यूज के हिसाब से आप अपने मॉडल को फर्दर जो है ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। ठीक है, एक तो ये कि आपने एक्स को इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, या आपने एक्स को इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमारे पास इन द एंड, सही है, ये वही सारी इक्वेशंस है कि या तो इस तरीके से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरीके से यू कैलकुलेट हो जाएगा, कूलेंट का टेम्परेचर इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अननेसेसरी डाटा है आपके पास। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ये वाली इक्वेशन यूज करो, आपकी मर्जी आप ये वाली इक्वेशन करो। इन द एंड आपके पास जो है मास बैलेंस की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, और हीट बैलेंस की इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, एनर्जी बैलेंस की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? एक दफा देख लो दोबारा से ऊपर तक।
सिर्फ ये मैथमेटिक्स है, आपकी मर्जी आप किस तरीके से ड्राइव करो, आपकी मर्जी आप कौन से जो है वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आपकी मर्जी आप किस तरीके से उसको फर्दर ड्राइव कर रहे हो, आपकी मर्जी है ये सब कुछ, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ों के बराबर होती है। अब एक्स मालूम करने के लिए आप क्यू सी अपॉन रॉ वी सी पी भी यूज कर एच ए डेल्टा टी इंटू रॉ सी पी पे, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब देखो ये दो इक्वेशंस है, इसके अंदर हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है बीटा, सेकंड है यू, थर्ड है ई, फोर्थ है अल्फा, 5 है हमारे पास के नॉट, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स क्यों हैं, जो हम कल बात कर रहे थे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और पैरामीटर्स के दरमियान डिफरेंट। पैरामीटर्स ये है कि ये वैसे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इस मॉडल के लिए इनको कांस्टेंट कर दिया है, तो ये क्या होगा, पैरामीटर्स हो गए। ये यूनिवर्सली क्या एक्चुअल ये में ये कांस्टेंट नहीं है। एक मॉडल के अंदर बीटा की वैल्यू अगर मैंने एक मॉडल के अंदर मैंने बीटा की वैल्यू से 2.5 अज्यूम की है, कांस्टेंट कर दिया है, तो दूसरे मॉडल के अंदर मैं 2.5 अज्यूम नहीं करूंगी, इट वुड डिफर। तो जो चीज हमने मॉडल के लिए बेसिस बनाई है, मॉडल के लिए फिक्स कर दी है, वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एक्चुअली में वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मॉडल के लिए वो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास बीटा कांस्टेंट है, सही है, क्योंकि बीटा हम रेफरेंस टेम्परेचर पे कैलकुलेट नहीं, सॉरी, बीटा कांस्टेंट है क्योंकि हम जो है उसको एक फिक्स उस पर कैलकुलेट कर दें। इसी तरीके से यू कांस्टेंट है क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये, सही है। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू वो सिनेरियो ये वेरी करेगा, लेकिन इस मॉडल के लिए थ्रू आउट यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, डिजाइनिंग के हिसाब से बात करें। इसी तरीके से ई है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिएक्शन के लिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो उसके लिहाज से ये कांस्टेंट है। लेकिन ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, तो तब एक्टिवेशन एनर्जी कैन डिफर, सही है, फ्लक्चुएट कर सकती है। इसी तरीके से अल्फा है, इस मॉडल के लिए फिक्स है, लेकिन किसी और मॉडल के लिए फ्लक्चुएट करेगा। के नॉट है, इस मॉडल के लिए फिक्स है, मे बी कोई और मॉडल में के नॉट की वैल्यू डिफरेंट हो। तो जो हमारे पास वैसे इन एक्चुअल कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने मॉडल के लिए कांस्टेंट कर देते हैं, वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो बी और यू है, वैसे ई भी यू कैन इजीली गेट फ्रॉम लिटरेचर, लेकिन अगर ई हमें लिटरेचर से नहीं मिलता मोस्टली, तो हम उसको इटरेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो के नॉट है हमारे पास, ये हमारे पास मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो हम रिएक्शन कांस्टेंट हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, के नॉट को। ई को भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। कभी कभार हमारे पास लिटरेचर में भी डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाजमी नहीं है कि ए हमेशा जो है बी में डायरेक्टली हर उस पर टेम्परेचर पे या हर प्रेशर पे ए हमेशा बी में कन्वर्ट हो। सा स्लाइटली डिफरेंस इन टेम्परेचर कैन लीड टू सम अदर प्रोडक्ट एज वेल। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इतना वर्सटाइल और इतना लेंथी डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास है सी एफ यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, थीटा, सही है, फीड का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर, और हमारे पास हीट रिमूव बाय द कॉइल। ये हमारे पास क्या वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स क्यों है कि ये सेट नहीं हो सकते पैरामीटर्स, ये हमेशा जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, हमारे पास ये वैल्यूज डिफर कर सकती हैं। अब हमारे पास रियल टाइम डाटा है, हम स्टैटिक बात डायनामिक की बात करें, स्टैटिक की बात नहीं करें कि जस्ट फीड आई और रिमूव हो गई, हम कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करें डायनामिक की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम हर चीज़ को कैलकुलेट करें। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियस सी बात है, फ्लो रेट हमारे पास फ्लक्चुएट करेगा फीड का। इसी तरीके से फ्लो कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट कर सकती है, कंसंट्रेशन फिक्स तो नहीं हो सकती ना, कभी रॉ मटेरियल की कंसंट्रेशन कुछ और है, कभी कुछ और है। इसी तरीके से हमारा फीड का टेम्परेचर है, हमने अभी फीड एंटर करवाई, वो हमारे पास 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पे थी। नेक्स्ट जो फीड हमारे पास एंटर हुई नेक्स्ट सेकंड पे, वो हमारे पास 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एंटर हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास फिक्स नहीं है। रेजिडेंस टाइम हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर फिक्स है, लेकिन रेजिडेंस टाइम हमारे पास वो फिक्स नहीं है। इट कैन ऑल्सो फ्लक्चुएट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, कि हमारे पास किस हिसाब से फ्लो हो रहा है, कभी फ्लो ज़्यादा है कभी फ्लो कम है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए। तो मॉडल के अंदर जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट हम खुद से करें वो पैरामीटर्स है। इन एक्चुअल वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको कांस्टेंट किया है,
वो पैरामीटर तो हमने उसको सेट कर दिया, फिक्स कर दिया, ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेशन के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। सही है। और जो चीजें हैं जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, जो फ्लक्चुएट करेंगी रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट तो वो हैं जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, जैसे गैस कांस्टेंट है आर, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? प्लीज लेट मी नो। इसके अंदर ये टाइम कैसे कांस्टेंट नहीं है अपना, ये वो रेजिडेंस टाइम जो है? रेजिडेंस टाइम कैसे कांस्टेंट नहीं है? देखो, हमारे पास फ्लो रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। जब फ्लो रेट फ्लक्चुएट करेगा तो रेजिडेंस टाइम, वॉल्यूम तो सेम रहेगा रिएक्टर का। रिएक्टर का मैंने लेट्स से 3/6 हमने सेंटीमीटर का डिज़ाइन किया है, सेंटीमीटर छोड़ो, चलो फीट का डिज़ाइन किया है, तो ये वॉल्यूम सेम है, लेकिन फीट का जो फ्लो रेट है वो फ्लक्चुएट करे। जब फीट का फ्लो रेट फ्लक्चुएट करे तो रेजिडेंस टाइम भी फ्लक्चुएट करेगा ना, F/V। कितना टाइम एक फीट जो है गुजार रही है रिएक्टर के अंदर, विद द टाइम नहीं करेगा फ्लक्चुएट? बताओ मुझे, ऑब्वियस ही बात है फ्लक्चुएट करेगा, वो फिक्स तो ही हो सकता है रेजिडेंस टाइम। सही है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ही वो करेगा, फ्लक्चुएट करेगा कि जो है ना, अभी 10 सेकंड का था और अभी 1 मिनट का हो गया। मतलब ये कि हमारे पास ये सारी चीजें जो है आपस में डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अगर मैंने जैसे ये थीटा है, मैंने लेट्स से जो फीट का फ्लो है उसको जो है मैंने सही से मॉनिटर नहीं किया, या किसी भी कंडीशन की वजह से जो है वो मेंटेन नहीं रह सका अपनी सेट वैल्यू पर, या लेट्स से पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या जो पाइपिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो इनलेट है उसका, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या हुआ उसकी वजह से? क्या हुआ? फ्लो रेट फ्लक्चुएट हुआ। जब फ्लो रेट फ्लक्चुएट हुआ तो ऑब्वियसली बात है रेजिडेंस टाइम भी फ्लक्चुएट होगा। या आउटलेट की बात करते हैं, आउटलेट में भी हमारे पास फीड जो हमारे पास स्ट्रीम जा रही है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई फ्लो के अंदर, तो उसने ज़्यादा टाइम हमारे रिएक्टर के अंदर गुजार लिया। जब ज़्यादा टाइम गुजार लिया तो ऑब्वियसली बात है फिर रेजिडेंस टाइम चेंज हो गया ना, किसी भी वजह से, एक भी किसी भी मतलब अगर आप सीएसटीआर की बात कर रही हैं, उसमें तो जितना फ्लो रेट आ रहा है उस हिसाब से बाहर भी तो जा रहा है ना, तो में इसलिए देखो, पूछ रहा हूँ। देखो स्टैटिक में और डायनेमिक में फर्क होता है। स्टैटिक में होता है कि हम एक इंस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। डायनामिक में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस है कि आप हर इंस्टेंट पे अपने डाटा कर रहे हो। सही है। ये हम जो मॉडलिंग करें डायनामिक पे कर रहे हैं। ये एक इक्वेशन जो मैंने बनाई है, इसके अंदर टेम्परेचर का क्यों ताल्लुक, वो टाइम का क्यों ताल्लुक है, यानी ये हर टाइम पे जो है ये कैलकुलेशन करेगी। तो जब हम डायनामिक की बात करते हैं तो एक वक्त में जितनी फीड आ रही है उतनी निकल रही होगी, लेकिन अगले सेकंड में डिफरेंट होगी ना। अगले सेकंड में एक एक इंस्टेंट पे हमारे पास रेजिडेंस टाइम दूसरा है, अगले इंस्टेंट पे रेजिडेंस टाइम दूसरा है। स्टैटिक में तो हम एक टाइम की बात करते हैं ना, मल्टीपल टाइम्स की तो बात करते ही नहीं है। तभी तो उसके अंदर हमारे पास एक्यूमुलेशन जीरो होती है, क्योंकि टाइम हमारे पास जीरो हो जाता है। टाइम हमारे पास फिक्स हो जाता है। समझ आई? जी ठीक है। आई डो नॉट नो इफ आई एम कन्वेइंग इट प्रॉपरली और नॉट, लेकिन मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मैं सही से नहीं समझा पा रही हूँ तो लेट मी नो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंपनसेट कर दूँ, वरना आई डोंट फील गुड अगर मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाती। बहरहाल कोई भी इशू होता है लेट मी नो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंपनसेट कर दूं और फर्दर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एक तो ये कि आप लोग खुद भी सीआरई थोड़ा सा रेफर कर लो दोबारा से। और देखो, हम जो मॉडलिंग की बात करें ना, हम स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम डायनेमिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमें रियल टाइम हमारे पास कैलकुलेशन चाहिए। तो आप ये टाइम वाली चीज़ को अपने दिमाग में रखो, आप लोग अपना कंफ्यूजन क्लियर करो कि स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या है। जब तक आप ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाओगे, आप लोगों को आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी बहुत मॉडल्स। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ये एक एग्जांपल देखी थी, अभी हम इसको डिटेल में स्टार्टिंग बिगनिंग से करना शुरू करेंगे आफ्टर 1 वीक। तो तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि स्टैटिक और डायनामिक का फ़र्क समझ लो सही से क्लियरली। बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न, या ये इस लेक्चर के बारे में भी कोई कंसर्न है, कोई भी ऐसे पॉइंट है जो समझ नहीं आया, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं अगली क्लास में उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं टेनिस डाउनलोड कर लूँ, फिर यू मे लीव।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।